हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर हिंदी के असाइनमेंट कक्षा 12वीं की ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हिंदी के व्याख्याता आदरणीय श्रीमती ज्योति सक्सेना जी के द्वारा बताई जा रही है कि हिंदी के जो असाइनमेंट है कक्षा 12वीं का बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारगर्भित और सटीक सबसे बेस्ट आंसर व्याख्याता श्रीमती ज्योति सक्सेना जी के शब्दों में आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। ध्यान दीजिए, उनके द्वारा ऑनलाइन क्लास के माध्यम से लगातार आप सभी बच्चों के लिए मार्गदर्शन हेतु ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से सभी तरह से पीडीएफ के माध्यम से समय समय पर उनके द्वारा आप लोगों के लिए गाइडलाइन जारी की जाती है। हम आपको बताने जा रहे हैं सक्सेना मैडम जी के शब्दों में कक्षा 12वीं हिंदी असाइनमेंट का उत्तर माह नवंबर। ध्यान दीजिएगा आप, इसके मुख्य बिंदु यहाँ पर असाइनमेंट के प्रश्नों के उत्तर की प्रस्तुति के लिए उचित मार्गदर्शन, मॉडल उत्तर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्या का समाधान करना। आप चाहें तो यूट्यूब चैनल सक्सेना मैडम कभी सर्च करके देख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर निर्देश है, सभी प्रश्नों को निर्देशानुसार हल कीजिए। प्रश्न पहला, पहलवान की ढोलक कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए, ये आपको लिखना है। तो ध्यान दीजिए स्क्रीन पर, उत्तर है फणीश्वर नाथ रेणु कि पहलवान की ढोलक एक मार्मिक कहानी है। इस कहानी में लेखक ने गांव की उस चिर परिचित अवस्था का भावपूर्ण चित्रण किया है। पहलवान की ढोलक ग्रामीणों को एक आंतरिक शक्ति देती है। लेखक ने गांव में अनावृष्टि, अन्न की कमी तथा मलेरिया एवं हैजे से उत्पन्न विभीषिका का वर्णन किया है। इस भयावह बीमारी के कारण घर परिवार सभी शून्य होते जा रहे थे। पहलवान की ढोलक जो संध्या से सुबह होने तक पहलवान के द्वारा बजाई जाती थी, केवल वह ढोलक ही रात्रि की विभीषिका को चुनौती देती थी। तो यहाँ पर लुट्टन पहलवान के जीवन में निम्नलिखित परिवर्तन आए। पहला बिंदु है, लुट्टन के बचपन में ही माता पिता का देहांत हो गया था। दूसरा बिंदु है, लुट्टन का विवाह 9 वर्ष में ही हो गया। अनाथ होने के बाद उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी उसकी सास ने ली। तीसरा बिंदु है, वह गाय चराता और उसका कच्चा दूध पीकर कसरत करता था। चौथा बिंदु है, गांव वाले उसकी सास को परेशान करते थे, अतः उन सब से बदला लेने के लिए उसने कसरत करना शुरू किया। पांचवा बिंदु है, जब उसने कसरत करनी शुरू की तो उससे अच्छा शरीर सुडौल तथा मांसल बन गया। जवानी में वह अच्छा पहलवान कहलाने लगा तथा उससे लोग डरने लगे। छठवां बिंदु है, उसने चांद सिंह को हराकर राज पहलवान की उपाधि प्राप्त की। सातवां बिंदु है, 15 साल तक राज पहलवान की उपाधि प्राप्त वह और उसके दोनों पुत्र काल के ग्रास बन गए। अब यहाँ पर आती है प्रश्न दूसरा, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अंक है 5, शब्द सीमा 100 से 150। तो यहाँ पर उसके जो उत्तर है हम आपको बता रहे हैं। प्लेटफार्म पर उसके बहुत से दोस्त भाई रिश्तेदार थे, ये इसका गद्यांश है। इसका उत्तर प्रश्नों का हम चर्चा करेंगे। हसरत भरी नजरों, बहते हुए आंसुओं, ठंडी सांसों और भींचे हुए होठों के बीच में से काटती हुई रेल सरहद की तरफ बढ़ी। अटारी में पाकिस्तानी पुलिस उतरी, हिंदुस्तानी पुलिस सवार हुई। कुछ समझ में नहीं आता था कि कहाँ से लाहौर खत्म हुआ और किस तरह से अमृतसर शुरू हो गया। एक जमीन थी, एक जवान थी, एक सी सूरतें और लिबास, एक सा लबो लहाजा और अंदाज थे। गलियां भी एक ही सी थी जिनसे दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे को नवाज रहे थे। बस मुश्किल सिर्फ इतनी थी कि भरी हुई बंदूकें जो है दोनों के हाथों में थी। तो यहां पर हम आपको बता दें, प्रश्न का सरहद की तरफ बढ़ते हुए प्लेटफार्म का कैसा दृश्य उपस्थित था, इसका उत्तर है यहाँ पर। प्लेटफार्म पर उसके बहुत से दोस्त भाई रिश्तेदार थे जो हसरत भरी नजरों, बहते हुए आंसुओं और ठंडी सांसों और होठों को दबाए हुए रेल को सरहद की तरफ बढ़ते हुए देख रहे थे। प्रश्न ख है, अटारी क्या है, वहां पुलिस में बदलाव क्यों हुआ। तो अटारी बाघा बॉर्डर जो आप लोग न्यूज़ वगैरह में सुनते होंगे, 26 जनवरी को वहाँ पर रिट्रीट किया जाता है। तो अटारी जो बाघा बॉर्डर अमृतसर से करीब 30 किलोमीटर दूर है। अटारी गांव हिंदुस्तान की सरहद पर में है, जबकि बाघा गांव पाकिस्तान की सीमा में है। बीटिंग सेरेमनी सूर्यास्त के समय होती है, जिसमें दोनों के झंडों को एक साथ उतारा जाना, उनके तरीके से फोल्ड करना और स्टोर में रखना बहुत ही रोमांचक होता है। अटारी में पाकिस्तान पुलिस उतरी और वहां से हिंदुस्तानी पुलिस सवार हुई। ये बदलाव हुआ, दोनों देश की दूरी खत्म करने के उद्देश्य से यह बदलाव किया गया।
इसका प्रश्न ग है, लाहौर और अमृतसर में अंतर क्यों प्रतीत नहीं हुआ? तो इसका उत्तर है, लाहौर और अमृतसर में कोई अंतर प्रतीत नहीं हुआ क्योंकि दोनों नगरों की जमीन, बोली, पहनावा आदि एक जैसा था। प्रश्न घ है, भारतीयों और पाकिस्तानियों में कौन सी समानता थी? तो भारतीयों और पाकिस्तानियों में निम्नलिखित समानता थी। एक दूसरे को हसरत भरी नज़रों से देखना, दोनों के हाथों में ही भरी हुई बंदूकें थी। प्रश्न अंगा है, भारत पाकिस्तान के निवासियों के बीच मुश्किल क्या है? तो इसका उत्तर है, अपनी जन्मभूमि से मनुष्य ही नहीं सभी प्राणी प्रेम करते हैं। वह प्रेम अत्यंत स्वाभाविक है, परंतु ये भावना नहीं होना चाहिए कि एक देश के निवासी दूसरे देश की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। आपस में भाईचारे के साथ रहना चाहिए, परंतु मुश्किल ये है कि दोनों के हाथों में भी भरी हुई बंदूकें थी। यहाँ पर हम आपको बता दें, प्रश्न तीसरा, सिद्धेश्वरी ने देखा कि उसका बेटा किशन धीरे धीरे घर की तरफ आ रहा है। किशन की माँ को बताता है कि उसे अच्छी नौकरी मिल गई है। आगे की कहानी आप पूरी कर लिखिए। सिद्धेश्वरी को उसका बेटा किशन जब घर आकर उसे बताता है कि उसकी अच्छी नौकरी लग गई है तो सिद्धेश्वरी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह आसपास के लोगों को बताती है कि उसके बेटे की नौकरी लग गई है। अब उसे किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने बेटे को खुशी से गले लगाती है, बहुत आशीर्वाद देती है। वर्तमान युग में नौकरी की कितनी आवश्यकता है, इस कहानी में बहुत ही अच्छे से बताया गया है। यह एक मार्मिक कहानी है। एक बेरोजगार युवक को जब नौकरी के लिए दिन भर भटकना होता है और दिन भर के बाद जब बिना नौकरी के घर वापस जाओ तो क्या मन स्थिति होती है, और आज अच्छी नौकरी मिलने के बाद जब घर जाता है और माँ खुशी को देखकर कितना सुकून उसे मिलता है, ये उस पर बताया गया है इस कहानी में। प्रश्न चौथा, जूझ कहानी के कथानायक को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा था। अगर आपको इस प्रकार का संघर्ष करना पड़े तो आप पर अनुकूल और प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं क्या होगी? जीवन मूल्यों की दृष्टि से स्पष्ट करते हुए अपने विचार लिखिए। उत्तर है, जूझ कहानी का कथानायक जीवन भर विपरीत परिस्थितियों से जूझता रहा है। पिता के कड़क और रूखे स्वभाव के कारण वह पाठशाला जाने में असमर्थ था, किंतु उसने अपनी मां के साथ मिलकर ऐसी योजना बनाई जिसके कारण वह पाठशाला भी गया और एक शिक्षित व्यक्ति भी बना। जिस तरह कथानक ने जीवन के संघर्ष में अपना आत्मविश्वास कभी नहीं खोया, उसी प्रकार हमें अपने जीवन में आई कठिनाइयों का डट कर मुकाबला करना चाहिए। अपने जीवन में हमेशा एक लक्ष्य निर्धारित करें और उसे प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयास करें। यदि पारिवारिक समस्याएं आती है तो उनका हमारे लक्ष्य प्राप्ति में बाधा न बनकर उनका सही समय पर निराकरण कर आगे बढ़ते जाएं, परंतु जीवन मूल्य को आधार बनाकर कोई भी अनैतिक कार्य करके नहीं, जैसे के लिए रिश्वत लेना देना, भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करना चाहिए। दूसरे को अहित पहुंचाकर अपना कार्य सिद्ध ना करें। सही तरह के जीवन मूल्य को अपनाकर अपना इच्छाओं की पूर्ति कर सफलता की प्राप्त करें। प्रश्न पांचवा, अतिशय मोह भी क्या त्रास का कारक है? माँ का दूध घूटने का कष्ट, माँ का दूध छूटने का कष्ट जैसे एक जरूरी कष्ट है, वैसे ही कुछ और जरूरी कष्टों की सूची बनाकर लिखिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि अतिशय मोह की क्या त्रास का कारक है और माँ का दूध छूटने का जो कष्ट होता है एक बच्चे को, लेकिन हालांकि जरूरी कष्ट है। इस पर देखिए, यहाँ पर उत्तर जो है एक्सपर्ट की राय से, हाँ, अतिशय मोह भी त्रास का कारक होता है। जब हमें कोई वस्तु इतनी प्रिय लगती है कि हम उसे एक क्षण के लिए भी अपने सामने से हटा नहीं पाते हैं, उसकी जुदाई हमें दुख देने लगे तो उसे अतिशय त्रास मोह कहते हैं। उस वस्तु के प्रति मोह हमें अत्यधिक कष्ट देने लगता है। उसके छूटने, खोने, चोरी होने, अलग होने, छोड़ देने के भय, टूट जाने के भय मात्र से ही हम चिंता की अग्नि में जल उठते हैं। अतः उस समय अतिशय मोह हमारे लिए त्रास की स्थिति पैदा कर देता है। ऐसे कुछ कष्टों की सूची यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। प्रश्न पहला है, बच्चे को माँ को गोद से निकाल कर स्कूल भेजना। दूसरा, बीमारी की अवस्था में कड़वी दवाइयाँ खाना। तीसरा, बीमारी की अवस्था में दर्द सहने के बावजूद भी इंजेक्शन लगवाने को तैयार होना। चौथा, अपने वेतन का अधिक भाग किराए के रूप में मकान मालिक को देना। पांचवा, अपने घर तथा परिवार को छोड़कर नौकरी के लिए किसी अन्य स्थान में चले जाना। छठवां, बीमारी में स्वादिष्ट भोजन के स्थान पर खिचड़ी तथा दलिया का सेवन करना। ये सब कष्ट नहीं तो और क्या है। यहाँ पर आपने देखा श्रीमती ज्योति सक्सेना व्याख्याता हिंदी के बहुत ही
कहना चाहिए सारगर्भित और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सजा करके आप लोगों के लिए आंसर बनाई गई है। तो आप सभी से निवेदन है प्यारे बच्चों की, कम से कम इतनी मेहनत को, सक्सेना मैडम जी की मेहनत को आप लोग अगर तवज्जो देना चाहते हैं तो कम से कम एक लाइक ज़रूर कीजिए और अपने 5 मित्रों को ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए और कमेंट कर करके बताइए। आप लोग कम से कम एक बार थैंक यू बोल दीजिए, ताकि जो मेहनत लगा है इसको बनाने में, उसकी जो मेहनत है उससे हमको एनर्जी मिलेगा। आप जब कमेंट करेंगे, थैंक यू बोलेंगे, ताकि हम नेक्स्ट जो प्रयास है, नेक्स्ट असाइनमेंट है, उसके लिए और बेहतरीन तरीके से हम बना सकें। इसके लिए आपसे गुजारिश है कि कम से कम एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में एक बार थैंक यू बोल देंगे तो हमारी जो मेहनत है उसका जो हमको फल है वो मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।